एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। एक कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। हाउ टू चार्ज और डिस्चार्ज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी है ये आपके पास टाइम के बराबर होता है। आर और सी का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू टाइम। आर का मतलब है रेजिस्टेंस, सी का मतलब है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है टी, और ये टी कोई आम चीज नहीं है, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये टी कोई आम चीज नहीं है, इसको कहलाते हैं टाइम कांस्टेंट। और ये टाइम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज होने में कितना वक्त ले रहा है। टाइम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि कैपेसिटर हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम ले रहा है। एक कैपेसिटर चार्ज होने में और एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेगा वो आपके पास ये इक्वेशन डिसाइड करेगी, जो कहती है कि आर इंटू सी का प्रोडक्ट टी के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर और सी का प्रोडक्ट टी के बराबर कैसे होता है तो आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर बराबर होता है वी अपॉन आई, इज इट। और जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन वी। वी से वी कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचेगा क्यू अपॉन आई, इज इट। आप मुझे बताइए क्या क्यू अपॉन आई पूरा टी के बराबर होता है। आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन टी, एम आई राइट। तो अगर हम इन दोनों की पोजीशन करते हैं इंटर चेंज तो Q अपॉन I विल बी इक्वल टू T, तो आपके पास T के बराबर होगा। तो मैंने इनकी पोजीशन जब इंटरचेंज करी तो आपके पास यहाँ पे ये जो Q अपॉन I ये T के बराबर आया। तो इन शॉर्ट मुझे एक बात पता चली कि R और C का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास टाइम के बराबर होता है, और ये आपके पास एज अ कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है। अगर आपसे कोई कहे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की एक सर्किट से एक्सप्लेन कर दें, तो अगर ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक कैपेसिटर है, फिलहाल ये एक ओपन सर्किट है, यहाँ पे मौजूद है एक स्विच और मेरे पास यहाँ पे मौजूद है एक बैटरी, ठीक है। ये जो ए और बी है ये आपके पास एक स्विच है, यहाँ पे मौजूद है रेजिस्टेंस और यहाँ पे मौजूद है कैपेसिटेंस, और ये आपके पास है एक बैटरी जिसका वोल्टेज हमारे पास लेट्स सपोज वी के बराबर है। ये तो हमने एक चीज पढ़ ली। इसको जरा दूसरे लफ्जों में भी देखते हैं। अगर मेरे पास मौजूद है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कैपेसिटर और यहाँ मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक बैटरी। बैटरी का वोल्टेज भी, रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटेंस यहाँ पे मौजूद है कितनी, सी। अब ये कैपेसिटेंस न्यूट्रल है। जब ये कैपेसिटर न्यूट्रल इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। अब ये आपके पास न्यूट्रल है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। इसका वोल्टेज, am I right? ये वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अभी इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस पाया जा रहा है। तो अगर आपके पास मैं मान लूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं बी नहीं कह रहा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ई कह रहा हूँ, और ये ई क्या कहलाती है, ईएमएफ। और ईएमएफ एक ऐसी चीज है जो हमारे पास वोल्ट से मेजर होती है। अगर मैं मान लूं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं ईएमएफ कह रहा हूँ जो मेरे पास ई है, और इसका जो अभी पोटेंशियल है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, जहाँ चार्ज नहीं होता इसका मतलब एट दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल, और अगर ये न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब आपके पास का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो अभी इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इज इट। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैंने इस लाइन से बना दिया। अगर आपने ओम्स लॉ पढ़ा हो तो आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
एम आई राइट? जो आपके पास करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें प्रोड्यूस होने वाला करंट भी उतना ज्यादा होगा। तो जब तक ये स्टार्टिंग में न्यूट्रल है तो अभी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें से करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बोले इतना ज्यादा करंट, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज भी उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में यानी कि बहुत रैपिडली स्टार्टिंग में इसके ऊपर बहुत रैपिडली चार्ज आना स्टोर होगा और बहुत कम टाइम में इसमें बहुत ज्यादा चार्ज आके स्टोर हो जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा आके इसलिए स्टोर हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ चार्ज और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम, तो मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग में इसमें आके चार्ज बहुत ज्यादा स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लेट सपोज एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी कि ये आपके पास चार्ज है जो कि मुझे इसकी स्टार्टिंग में ऑब्टेन हो रहा है। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने दिमाग में लाएं, जब इसके ऊपर चार्ज आके स्टोर होगा तो इसका मतलब अब जिस चीज पे क्या पाया जाता है चार्ज, उस पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब जैसे जैसे इस पे चार्ज स्टोर होता चला जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और जब इनकी मतलब जब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो आप जानते हैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू होगा। एम आई राइट? और इसको ऐसे भी सोचें, जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू होगा तो सिस्टम में से आपके पास करंट का भी जो एक रेट है वो नॉर्मली कम फ्लो करेगा, और जब करंट का रेट नॉर्मली कम फ्लो करेगा तो इसका मतलब सिस्टम पे स्टोर होने वाला चार्ज भी कम होगा। और स्टोर होने वाला चार्ज क्यों कम होगा उसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें से एक रीजन ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बल्क में पॉजिटिव चार्ज जाके स्टोर हो चुका है और यहाँ से मजीद पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है स्टोर होने के लिए। तो अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होना शुरू हो, इज इट? क्योंकि शुरू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इसीलिए चार्जेस जल्दी जल्दी जाके स्टोर हो गए, लेकिन जब यहाँ पे बल्क में पॉजिटिव चार्ज जाके स्टोर होना शुरू होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन की वजह से अब चार्ज के स्टोरेज में कमी आएगी। लेकिन अगर इसकी फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि चार्ज स्टोर करता रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले में चार्ज को ज्यादा स्टोर नहीं करेगा, कम स्टोर करेगा। तो इसीलिए जब आपके पास अब टाइम बढ़ेगा तब आप बताइए जब टाइम बढ़ेगा तो चार्ज शुरू वाला ही मतलब स्टोर होगा या अब चार्ज कम होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर टाइम आगे बढ़ेगा तो अब ये चार्ज इसने इतना स्टोर किया, फिर टाइम और आगे बढ़ा तो इसने चार्ज इतना स्टोर किया, और इस तरीके से ग्राफ आके आपके पास जो है कर्व हो जाएगा। पहले इतना चार्ज था, फिर थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इतना चार्ज बढ़ा, फिर चार्ज और कम बढ़ा। तो याद रखिएगा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इस पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। चार्ज कब तक स्टोर हो रहा है? जब तक इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो इस पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा, और जब इस पे चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब अब आपके पास सिस्टम पे आ जाएगा एक मैक्सिमम चार्ज, और उस मैक्सिमम चार्ज को हम क्या बोलेंगे? क्यू नॉट। वो मैक्सिमम चार्ज आपके पास क्यू नॉट है। अगर आपसे कोई पूछे क्यू और क्यू नॉट के बीच में डिफरेंस बता दें तो क्यू वो चार्ज है जो आपके पास उसमें आके स्टोर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और क्यू नॉट वो चार्ज है जिसका मैक्सिमम चार्ज है, जिससे ज्यादा चार्ज ये स्टोर नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसके बारे में मैंने जो है वो आपको एक चीज यहाँ पे बताई। अब अगर कोई भी आपसे बंदा आके थर्ड पर्सन ही पूछ ले कि यहाँ पे जो चार्जिंग हो रही है उसका रेट बता दो, पहले तो आपको कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन पता होनी चाहिए। इस सर्किट को भी देख लेते हैं, ये सर्किट दोनों में काम आता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए भी और डिस्चार्ज करने के लिए। अभी इस पॉइंट का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे कैपेसिटर का चार्ज करना होगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जब ये क्लोज होगा सिस्टम में से करंट पास होगा। अब जब सिस्टम में से करंट पास होगा
तो करंट पास होने के नतीजे में आप जानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आके स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछे कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आके स्टोर होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसकी इक्वेशन बता दें, तो उसकी इक्वेशन होती है Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस T अपॉन RC। ये आपके पास इक्वेशन है जो कि पाई जाती है किसी भी कैपेसिटर पे स्टोर होने वाले चार्ज की। Q is equals to Q naught 1 minus e की पावर T upon RC। Q is equals to Q naught 1 minus e की पावर T upon RC। ये Q आपके पास वो चार्ज है जो आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये वो चार्ज है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आकर स्टोर हो रहा है, जबकि Q नॉट है कौन सा चार्ज बोले, मैक्सिमम चार्ज। अब आप लोग क्लेम करें कि ऊपर T है और नीचे कितना है RC, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपसे ये बोला कि RC किसके बराबर है T, तो सूरत तो हमें कुछ लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो आपके पास है ये क्या है, कांस्टेंट, तो RC तो ये कांस्टेंट है। Did you get this? ये वो टाइम है जो यूटिलाइज हो रहा है कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करने में, तो दिस इज द टाइम इलेप्स्ड, दिस इज द टाइम इलेप्स्ड। ये जो स्मॉल t है ये आपके पास टाइम इलेप्स्ड है, इसको हम टाइम इलेप्स्ड का नाम देते हैं। स्मॉल t टाइम इलेप्स्ड कहलाता है, इसको हम टाइम इलेप्स्ड का नाम देते हैं। अगर टाइम की वैल्यू आपके पास 1 सेकंड है, ये मैंने सपोज करी, सुन लें, अगर टाइम की वैल्यू आपके पास 1 सेकंड, ये वो चीज़ है जो मैंने सपोज करी। अब मैं आपके सामने बनाता हूँ इसका थोड़ा सा फैक्टर। यहाँ पे मैंने लिया इसका टाइम और यहाँ पे मैंने लिया इसका चार्ज। अगर टाइम की वैल्यू 1 सेकंड होती है तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होती है तकरीबन 63% होती है। 1 सेकंड में कैपेसिटर 63% चार्ज होता है, और यहाँ पे आप 1 सेकंड पुट करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 सेकंड आएगा 63% आएगा। 2 सेकंड में इसमें तकरीबन होती है 88%, 3 सेकंड में 94%, 4 सेकंड में ये होता है 96%, और 5 सेकंड में इसकी चार्जिंग कितनी होती है बोलेंगे 99%। 5 सेकंड में इसकी चार्जिंग 99% होती है। इसका मतलब एक कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड्स। इसको मैं 5 सेकंड्स बोलूं या बोले इसको मैं 5 RC बोलूं, इसको मैं 5 सेकंड बोलूं या 5 RC बोलूं, बात एक ही है। इसको मैं, क्योंकि आप जानते हैं ना भाई T किसके बराबर है, जल्दी बोले RC। तो अगर यहाँ पे मैं ग्राफ में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 1 RC 2 RC कह सकते हैं, जल्दी बोले 1 RC 2 RC, आगे बोले 3 RC 4 RC और आगे बोले 5 RC। तो याद रखिएगा एक कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने के लिए जो आपके पास टाइम लगता है वो तकरीबन 5 RC के बराबर होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि आपके पास एक कैपेसिटर रैपिडली कब चार्ज होगा, तो एक कैपेसिटर रैपिडली उस वक्त चार्ज होगा जब टाइम की वैल्यू लीस्ट होगी, जब RC की वैल्यू लीस्ट होगी, जब RC की वैल्यू लीस्ट होगी। जितनी RC की वैल्यू कम होगी कैपेसिटर उतना हाईली चार्ज होगा, जितनी RC की वैल्यू लीस्ट होगी कैपेसिटर उतना हाईली चार्ज होगा। बार बार बोल चुका हूँ, एक बात दोबारा नहीं बोलूंगा। कैपेसिटर आपके पास, कोई अगर पूछे कि आपके पास उसकी जो चार्जिंग किस पे डिपेंड करती है, तो आपने ये बोलना है उसकी चार्जिंग RC पे डिपेंड करती है। RC की वैल्यू जितनी छोटी होगी कैपेसिटर का चार्जिंग रेट उतना ज़्यादा होगा। तो एक कैपेसिटर को हाईली और बहुत रैपिडली चार्ज होने के लिए RC की वैल्यू को कम से कम होना चाहिए, ये हमने बात करी। अब फर्ज कर लें कि RC की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा थी, RC की वैल्यू क्या थी 1 से ज़्यादा, तो अब ये 99 तक नहीं पहुँचेगा, 99 तक। अब फर्ज कर लें अगर फॉर एग्जांपल RC की वैल्यू कितनी है, मतलब अब एक इंटरवल 5 सेकंड के बराबर, पहले जो एक इंटरवल था वो
बस अब एक इंटरवल, तो इसका मतलब अब टाइम कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो अब यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो चार्ज बहुत ज्यादा है, और जब टाइम बोले बढ़ रहा है तो आपके पास इंटरवल बढ़ने की वजह से चार्जिंग कम हो जाएगी, तो अभी ग्राफ नीचे शिफ्ट होता रहेगा। तो अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू में बताता 1 सेकंड थी तो ऐसा करता, जब एक इंटरवल में 1 सेकंड था, और जब आपके पास आरसी की वैल्यू 5 सेकंड जो कि 1 इंटरवल के तौर पे कंसीडर की जाएगी, तो उस वक्त आपके पास ये ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। तो याद रखिएगा, जब आपके पास टाइम की वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास कैपेसिटर की चार्जिंग का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बुक्स खत्म कर दी पढ़ के, तीनों सब्जेक्ट्स की? वो है सेशन में बच्चे खासा रुके थे। मैंने आप लोगों से पूछा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की जो बुक्स हैं वो पढ़ के खत्म कर दी हैं, और अब उनका बुक खोलने को दिल भी नहीं चाहता। रिवीजन नहीं हुआ तो इतने टाइम से क्या होगा? अब तो हमारा एग्जाम भी खत्म हुए महीने से ज्यादा हो गए, मोर देन अ मंथ इंशाल्लाह। डिस्चार्जिंग का ग्राफ बनाना, जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है तो अब इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो बैटरी इज कनेक्टेड या स्विच इज कनेक्टेड फ्रॉम ए टू डी फॉर डिस्चार्जिंग। आपके पास ए से डी तक कनेक्ट होगा। पहले ये बैटरी के जरिए चार्ज हो रहा था, अब इसको बैटरी में चार्ज सप्लाई करना बंद कर दिया है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी आपने डिटैच कर दिया है, तो अब आपके पास ये क्या होगा? डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसका जो कर्व बनेगा वो आपके पास इसके बिल्कुल इसका ऑपोजिट बनेगा, और ऑपोजिट होने के नतीजे में आपके पास का कर्व ऐसे आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेकंड में इसकी डिस्चार्जिंग कितनी होती है तो 37%। 1 सेकंड में 37% डिस्चार्ज होता है, 1 सेकंड में ये 37% डिस्चार्ज होता है। 1 सेकंड में इसका डिस्चार्जिंग रेट 37% होता है। 2 सेकंड में तकरीबन ये हो जाता है 60%। 3 सेकंड में आपके पास तकरीबन आप कह सकते हैं इसको 73%, और इसी तरह 5 सेकंड में इसकी जो आपके पास डिस्चार्जिंग है वो तकरीबन 99% होती है। तो जिस तरीके से आपके पास जितने टाइम इसको चार्ज होने में लगता है उतना टाइम इसको डिस्चार्ज होने में भी लगेगा, तो ये आपके पास इसमें इसकी डिस्चार्जिंग का फैक्टर है। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। This is the formula which is utilized for the energy stored in a capacitor. चलिए आप मुझे जरा आपको बताइए, जिससे पूछूंगा से वो बताएगा, रेस्ट ऑफ द पीपल आर सपोज्ड टू बी साइलेंट। अब मैं उन बच्चों से पूछूंगा जिनका नाम मुझे मालूम है। कितने लोगों को इसकी इक्विवेलेंसी पता है? यस। कितने लोगों को पता है? मतलब जो पता है वो बता रहे हैं, बाकी लोग देखें उसको क्या लिखा हुआ है। दोनों तरीकों से दे सकते हैं, चाहे ये लिखा हुआ हो चाहे ये लिखा हुआ हो। इज इट? दोनों का मतलब एक ही है।
और आपके पास ये दोनों के दोनों वॉट के बराबर होते हैं। न्यूटन का मतलब फोर्स, मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी, और फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट पावर के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन की इसकी मत पड़ेगी, कुछ और बन जाएगा। डाइन F is equals to CGS सिस्टम में मास किससे मेजर होता है? ग्राम्स, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू डाइन। अब मुझे बताइए डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? गुड, नाम क्या है? आमिर आता है जी, सॉरी, मतलब मुझे कुछ और बोलना चाहिए था, मेरी खुद जबान खराब होगी, मैं किसका नाम ले लिया जी। 9 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू अर्थ। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक बात ऊपर भी नोट करी है, मैंने एक बात यहाँ भी नोट करी, मैं आप सबको बता रहा हूँ। मुझे आप लोगों के जज्बे में बहुत कमी लगी, आप लोगों की मोरल, कॉन्फिडेंस, विल पावर सब नीचे पहुंचा हुआ। सब कुछ लग रहा है कि आप लोग अपने हाथ से तहस नहस करने को तुले। मतलब मुझे पता है कि many of you know each and everything, you have been done many topics, but in spite of this, this is what I am personally feeling कि आप लोग की जो है ना, एक लग रहा है कि आपकी कोई हिस्से खेल रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट हो चुके। मतलब वो जो शुरू में एक ऑनलाइन का जज्बा था वो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा बच्चों का। ऊपर भी इतने अच्छे अच्छे बच्चे बैठे, आप ध्यान से पढ़ा, वो भी बिल्कुल सन्नाटे में बैठे। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सन्नाटे में बैठे। मतलब एक जो अंदर से स्पिरिट होता है, वो स्पिरिट मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे एक बात कुछ बोलना चाह रहे? नहीं बोलो, बोलो तुम, मुझे नकाब कहते तुम्हारी आवाज सारी आ रही जी। स्पिरिट कहाँ से लग गया? और एक और बात ये कि ये मॉक्स में मार्क्स नहीं है, मॉक्स में मार्क्स ना आने का रीजन बता दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात उठाइए कितने बच्चों ने मॉक्स में पढ़ा था? ईमानदारी से बताएं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो तफरीह में आए थे, मतलब जैसे पढ़ा नहीं, ऐसे उड़कर आ गए थे? और कितने महान ऐसे हैं जिन्होंने मॉक्स दिया ही नहीं था? आपने दिया था तीनों? अच्छा, मेरे पास ये कुछ नोटिफिकेशन है और सिलेबस से मैं आपको डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक दो बातें बतानी है वो देखता हूँ। आपके पास जो एमडी कैट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसमें पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि एमडी कैट कॉमन सिलेबस हैज बीन क्रिएटेड ऑन द सिंगुलर प्रिंसिपल दैट 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 फोकस कर रहा हूँ, no topic is outside any of the existing recognized syllabus of FSC in Pakistan. ठीक है? It has been reviewed by a committee of
प्रोविजनल यूनिवर्सिटीज एंड IVCC। मुझे क्या एब्रीविएशन नहीं पता, क्योंकि भाई अब फोकस ही नहीं है ना, मतलब आप थक चुके हैं। हर आप ये नोटिफिकेशन हम लोगों ने क्यों शेयर नहीं करी, हर 2 घंटे बाद एक नोटिफिकेशन आ गई, हर 2 घंटे के बाद, हर एक दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ एक नई नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो वो आप कब तक बैठ के उसके ऊपर फोकस करेंगे, जिंदगी में और भी काम है। The question bank for the MCAT paper is also based on a singular principle that no question appear which is outside of the existing recognized syllabus of FSC in Pakistan. Translated. सुना नहीं? आप खड़े हो? तुमसे पूछता हूँ। नाम क्या था तुम्हारा, नाम नहीं क्या? मास अमार बैठे रहो। The question bank for the हाँ यही लिखा है, तुम क्या समझते हो, इंग्लिश में कोई नहीं। The question bank for the MCAT paper is also based on a singular principle that no question appears which is outside any of the existing recognized syllabus of FSC in Pakistan. समझ गए? मुझे समझा। देखिए इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, मतलब बकायदा ये जो हम लोग की वेबसाइट थी इसकी, उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आपने दिया और आपको ऐसा लगा कि वो जो सिलेबस था वो आपके पास ऐसा था जो क्योंकि आप लोग बीइंग एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपके इंटरमीडिएट में नहीं था, तो आपके पास एट दैट टाइम ये बात की अपॉर्चुनिटी होगी कि आप क्लेम कर सकें कि आपके पास ये जो कोर्स था, ये जो टॉपिक था, ये आपके कोर्स में नहीं था, ये आप उसका क्लेम कर सकते हैं। और ये सब वो चीजें नहीं है जो हवाई फायरिंग में है, ये कोर्स और जो आपके पास इनके हाईली ऑथराइज्ड मामलात थे उनसे ये बात तय होती है। तो इसीलिए जो बातें हम लोग आपको बोल रहे हैं, जो आप सुनी सुनाई बातें किसी भी यकीन करें, क्योंकि हम इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ एक प्रॉपर मैनेज्ड वे में होती है, और हम अपनी तरह से कोई आपके पास कमी नहीं छोड़ दें कि हम जो है वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही बस जाने दें। तो इसलिए जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो सारी बातें आपके पास ऑथेंटिक हैं। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसके अंदर ज़रा सी भी आपके पास जो है वो एक अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। व्हाटएवर वी आर टेलिंग यू, जो भी आपको बताया जा रहा है तो आपके पास सारी बातें ऑथेंटिक हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी कोई जो कोर्स है उसके अंदर आपके जो एक दो फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास कोर्स का पार्ट नहीं थे, तो वो भी आप उसको एट अ टाइम क्लेम कर सकते हैं कि ये जो आपके पास है वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। ये चीज़ें आपके ऊपर दी गई हैं, क्यों? क्योंकि मतलब इसी साल आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हुई और क्या प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या आप लोगों को इस तरीके का मतलब फेस करना पड़ रहा है। एक साल जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एप्टीट्यूड पढ़ते हुए हो गया कि लास्ट टाइम हम लोगों ने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास पहले ग्रुप से आ रहा है, हमने लास्ट ईयर एप्टीट्यूड की पहली क्लास शुरू की थी, वो 27 अक्टूबर को की थी और आज 1 नवंबर है। इसका मतलब अगर आप देखें, क्योंकि आप लोगों ने बीच पेपर्स नहीं दिए, तो जो पेपर्स की बात का भी 1 महीने का गैप था वो भी हटा दें। जिस टाइम आपके पेपर पूरे होते थे उस टाइम से आपकी एप्टीट्यूड दोबारा रिज्यूम हो गई थी, तो ऑलमोस्ट मोर देन एन ईयर आप एप्टीट्यूड के अंदर स्पेंड कर चुके हैं और आपके पास ये 1 साल जो है ये बहुत होता है। अगर आपने अब भी इस 1 साल के अंदर कोई लैकिंग छोड़ी अपनी तरफ से, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। और ये जो आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस जो मुझे यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, या कुछ तो ओवर तो खैर कोई नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये हरकतें आपने अपने फाइनल पेपर में दिखा दी ना, तो देन देयर विल बी नो चांस आफ्टर दैट। ये जब पेपर निकल के बंदा बाहर निकल रहा है तो वो 3 घंटे जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते, या वो 2.5 घंटे कैन नेवर बी बैक, वापस नहीं आ सकते। तो इसीलिए जितना रिग्रेशन करना है, जितना पछतावा करना है किसी भी चीज़ का, अभी कर लो। पेपर देने के बाद अगर आपने किसी बात का रिग्रेट किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वहाँ बच्चों में कोई मुझे दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी, सेम एज हियर। यहाँ भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो मुझे कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही।
ऐसा मुझे फील हो रहा था कि ऑन कैंपस क्लास में आप लोगों ने सोचा कि बस चलते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसा ही था, ठीक है, यही चल रहा था ना मतलब। बहरहाल आपके पास ये एक सिलेबस कंटेंट है हमारे, जिनसे आपका ये पीएमसी कंडक्ट होगा। उम्मीद है वैसे तो आप सबके पास ही होंगे, और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है तो आप इसको देख सकते हैं, आपकी हर एक के ग्रुप के ऊपर ये कंटेंट्स मौजूद है। अब मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि केवीएल और केसीएल के लेक्चर्स अपलोड हो जाएं? विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे बता दें कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि केवीएल और केसीएल के 3 या 4 जो आपके पास सवाल हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ वो अपलोड हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके पास केवीएल और केसीएल के जो लेक्चर्स हैं दैट विल बी अपलोडेड। इंट्रोडक्शन देखो केसीएल का, हेडिंग है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ in an electrical circuit. KIRCHOFFS. Kirchhoff's current law. In an electrical circuit, the sum of total current entering, the sum of total current entering is equal to the sum of total current leaving. The sum of total current entering is equal to the sum of total current leaving. और लिखें और क्या लिखें? The algebraic sum of all the current passing through a circuit. The algebraic sum of all the current. The algebraic sum of all the current passing through a circuit must be equal to 0. Must be equal to 0. Looking, current enter the junction will have positive sign. Current enters the junction will have positive sign. Current enters the junction will have positive sign. While current leave the junction will have negative sign. While current leave the junction will have negative sign. Example लिखें, I1 equal to 2 ampere. I1 equal to 2 ampere. I2 is equal to 3 ampere. I1 equal to 2 ampere. I2 equal to 3 ampere. I3 is equal to minus 1 ampere. I3 is equals to minus 1 ampere. Then find I4. Then find I4 and decide either it enters or leaves. Then find I4 and decide that either it enters and leaves. इक्वेशन बनेगी, बोले क्या?
समीशन I इक्वल टू 0 अप्लाई करके इसका आंसर निकालिए जरा। किसी भी सर्किट के अंदर एंटर होने वाली और लीव करने वाली तमाम करंट्स का सम जो है वो 0 के बराबर होता है। तो आपके पास इक्वेशन बनी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 4 आ रहा है -4 आ रहा है +4 -4, इसका मतलब ये करंट एंटर नहीं हो रहा बल्कि लीव कर रहा है। एक और लिखिए क्वेश्चन, बल्कि हेडिंग में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL, the sum of all voltages, the sum of all voltages, the sum of all voltages or potential difference, the sum of all voltages or potential difference in an electrical circuit loop, in an electrical circuit loop, in an electrical circuit loop is equal to 0. In an electrical circuit loop is equal to 0. इक्वेशन लिखें, समेशन V is equal to 0. समेशन V is equal to 0. वैल्यू लिखें, V1 is equals to 12 volt. V1 is equal to 12 volt. V2 is equal to -4 volt. V2 is equals to -4 volt. V3 is equals to 20 volt. Then find V4. ओके, कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में से परमानेंटली निकाल दी, क्योंकि वो सिर्फ इसके लिए निकाले हैं, आपको पता है एनटीएस के नहीं निकाले तो एनटीएस में शामिल होंगे, सिर्फ पीएमसी के सिलेबस में शामिल नहीं है। जिसमें चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का नेचर ऑफ लाइट वो आपके पास निकल गया। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो भी निकाल दिए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर वो भी आपके पास वहाँ से निकाल दिए। अब आपके पास यहाँ पे मौजूद है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स आपने सब कवर किए, कोई ऐसे टॉपिक नहीं जो आपको ना कराए गए हो। और इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें भी आपको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इतना टाइम नहीं कि टॉपिक आपको पढ़कर सुनाओ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, graphical representation of acceleration of velocity time graph, Newton laws of motion, first, second, third, linear momentum, law of conservation of momentum, collision, elastic collision, one dimension, elastic collision, one dimension under different cases, projectile motion, characteristic of projectile motion, total time of flight, maximum height, horizontal range। ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद आपके पास आ रही है पावर। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन s और थीटा। व्हाट इज s और व्हाट इज थीटा?
लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इससे डिनोट होती है v इक्वल्स टू r ओमेगा और a और अल्फा a इज इक्वल्स टू r अल्फा। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्सेस कॉजिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वेव्स एंड साउंड बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे टॉपिक्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? ट्रैवलिंग वेव्स। Progressive waves, those waves which travel in a single direction or same direction. Progressive waves होती हैं crest, curve, amplitude, wavelength, time period, frequency, transverse waves, longitudinal waves, speed of sound in air. इसके अलावा principle of superposition of sound waves, stationary waves, Doppler's effect, observer moving towards a stationary source, तमाम cases simple harmonic motion, characteristic of simple harmonic motion, instantaneous displacement. उसके बाद आपके पास एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो टॉपिक है उन्हीं से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपने पीएमसी के नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर किए तो हो सकता है आप अपने टाइम का दिया करें। एनटीएस के लिए लेकिन सब प्रिपेयर करना होगा। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सेक्शन जिसपे मुझे बहुत दुख हुआ, उसको हटाते ही अच्छा खासा चैप्टर नंबर भी पूरा खत्म कर दिया। सिर्फ इसमें से दो टॉपिक्स इन्होंने डाले हुए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बाकी सब इसमें ऑब्सोलीट हो गया। सेकंड लॉ पूरा हटा दिया इन्होंने। केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉजियस स्टेटमेंट, कार्नोट इंजन, एंट्रोपी सब इसमें डिलीट कर दिए। सिर्फ फर्स्ट लॉ है, उसकी एप्लीकेशन इसके अलावा स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है और इनकी जो एप्लीकेशन थी आपके पास वो। चैप्टर नंबर 12 सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने इंटर में भी पढ़े, एप्टीट्यूड में भी पढ़े, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई? बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, इस कॉन्सेप्ट हमने किस टॉपिक पढ़ा था? ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल पावर और उसके बाद किलोवाट आवर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको चैप्टर नंबर 14 को इन्होंने स्प्लिट कर दिया। जो आपके पास फैराडे से पहले वाला पार्ट था उनको अलग कर दिया और फैराडे वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट करा हुआ है। चैप्टर नंबर 14 भी अच्छा खासा शामिल है, मतलब दोनों कंबाइन कर दें तो पूरा चैप्टर नंबर 14 है। एम्पियर्स लॉ इसमें हटा है, बायट एंड ज़ेबर्स लॉ हटा है, बाकी पूरा चैप्टर अपनी जगह पे है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सिर्फ सोलेनॉइड, टॉरॉइड, एम्पियर्स लॉ उसको ऑब्सोल्यूट करा इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक्स आती है तो रेक्टिफिकेशन आती है। रेक्टिफिकेशन आप उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको फॉरवर्ड, रिवर्स, बायस की टेक्निक की इंफॉर्मेशन ना हो। उसका मतलब जब तक आपने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस नहीं पढ़ा होगा उस वक्त तक यू विल बी अनएबल टू गेट रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करनी है। उसके बाद एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 18 में आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए और 1920 को उन्होंने एक चैप्टर कंसिडर किया। हमारे सिल बोर्ड में 1920 अलग अलग थे, इन्होंने मर्ज करके उसको एक चैप्टर कर दिया, जिसमें आपके पास है स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके, द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। चैप्टर नंबर 20 आपको याद होगा जिसमें हम लोगों ने आइसोटोप्स के यूजेस पढ़े थे और बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे टॉपिक्स भी डिफाइंड है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन वैसे की जाए तो ज़्यादा बेटर है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनेंगे ये इसके अंदर डिफाइंड है। एमसीक्यूज की तादाद वही है जो कि आपके पास थी 40 और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरीके से आपके पास 9, 10, 80 बोर्ड में होती है डिफाइंड, तो वो भी आपके पास यहाँ पे वो डिफाइंड है। बहुत सारे बच्चे
ऊपर मुझसे ही कह रहे थे कि हमें तैयारी किस तरह करें समझ नहीं आ रहा। मैंने कोई जुमला बोला कि पूरा साल गुजर गया और अब आप ये पूछ रहे हैं तैयारी किस तरह करें, तो फिर क्या होगा? ये सवाल ही पूछना नहीं चाहिए आप तैयारी किस तरह करें। उसूलन आपको ये कहना चाहिए कि वी हैव बीन डन, तैयारी हो चुकी है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सब पढ़कर बैठे हुए हैं, जिनकी तैयारी आपके पास काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिस तरह की हरकतें चल रही हैं हमारी, मतलब कि जो आपके एमपीएस से पहले जो भी एमपीएमसी और वो भी, तो वो उनकी अपनी पर्सनल इश्यूज हैं। हाँ, उसमें आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने आप को थोड़ा भी प्रेशराइज किया, किसी के अंदर भी आता है, या आपने ये सोचा कि ये चलता रहेगा कुछ नहीं होगा, तो फिर वक्त गुजर भी जाएगा। और जहाँ 200 में से आप 180 से ऊपर मार्क्स ला सकते थे, हो सकता है कि वही मार्क्स आपके 120 और 150 के बीच में, क्योंकि हर साल का तमाशा मैं बता रहा हूँ बच्चों को, जब वो यहाँ पर आते हैं मतलब मिलने, तो वो रो रही होती है कि हमें आता था, मदद करता है। ये मत कीजिए कि अगर कोई चीज़ आती है और आई भी चीज़ गलत कर आ जाए, टाइम कोई भी रेजिस्टेंस will be the best with the product cost. Maximum charge capacity will be जल्दी आगे मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोगों में से कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, क्योंकि इसके बाद आपको इस तरीके से क्लास कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलेगा। क्लास के बाद में हम मौजूद होंगे घंटे तक, अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, मतलब आफ्टर 3 o'clock। तो इसके बाद जो है मेरे पास, या मतलब हम लोगों के पास या आपके पास भी टाइम नहीं होगा किस तरीके से हम क्लास को मतलब कि कम्युनिकेट कर सकें और सबको सब आता है।